नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, पढ़ने वाले हैं हमारे पास केमिस्ट्री का डीएसई सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग स्पेशल आज हम लोग बात करेंगे। सभी लोगों का कमेंट आ रहा है ग्रुप में और यूट्यूब पर भी कमेंट आ रहा है कि सर आप केमिस्ट्री का डीएसई सब्जेक्ट को सर आप प्लीज़ लेकर के आए करके। तो मैंने मेहनत किया और पूरे रात रात भर जग करके कंटेंट रेडी किया जिसमें आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर सके। और सबसे प्रॉब्लम इसमें है कि इसका मार्केट में बुक अब मिलेगा नहीं और आने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका पेपर दिसंबर में होना ही है, फिक्स है। अगर दोस्तों आप मेरा केमिस्ट्री का डीएससी अगर सब्जेक्ट को अगर आपने नहीं देखा है, केमिस्ट्री का कोर सब्जेक्ट है, उसको जाके आप देखना, एकदम लेक्चर वाइज डला हुआ है। प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, लेक्चर वाइज पूरा डला है। 7 चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये जो मेरा केमिस्ट्री है, ये है डीएसई का केमिस्ट्री है। इनका सिलेबस अलग है उसके सिलेबस से, मतलब केमिस्ट्री वो भी है ये भी है, लेकिन उसमें अलग चीज हम पढ़ेंगे और इसमें हम अलग चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। आप सबके लिए बहुत अच्छा एक नोट्स प्रोवाइड मैं कर रहा हूं। इनको आप सभी लोग एकदम तन मन धन के साथ आप पढ़ाई करो। अच्छा नंबर अगर आपको लाना है तो ये मुश्किल से दो दो वीडियो में आपका एक एक यूनिट कवर हो जाएगा। देखो, बॉटनी जूलॉजी को तो मैंने एक एक वीडियो में एक एक यूनिट को कवर कर दिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए मैं एक एक यूनिट के लिए दो दो वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ और चीज़ों को बताना है, समझाना है, ताकि आप उनको अच्छे से कवर कर पाए, सीख पाए, समझ पाए, तो आप काफ़ी अच्छा कर लेंगे, है ना। तो इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझना स्टूडेंट, पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। पूरा चीज़ समझ में आप सभी लोगों को आएगा, और जो भी आपके फ्रेंड है उनको शेयर कर देना चैनल को। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि आपको अगला सेमेस्टर भी ऐसे ऐसे पेपर है जिसको आप देखेंगे ना तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वहां मैं आपके लिए जो प्रॉब्लम रहेगा उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सपेक्टेड ऑफ एनालिसिस, ये हमारा यूनिट का नाम है। क्या होता है समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है विश्लेषणात्मक तकनीकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन को हम समझते हैं। देखो, एनालिटिकल जो केमिस्ट्री होता है वह शाखा होता है जो पदार्थों, कोई भी मैटर के रासायनिक संगठन, इट मींस केमिकल कंपोनेंट्स, देयर स्ट्रक्चर एंड इनके मात्रा, मात्रा मीन्स इसके क्वांटिटी की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों अर्थात टेक्निक और विधियों का प्रयोग हम करते हैं। इन तकनीकों का इन तकनीकों का उपयोग खाद्य, औषधि, पर्यावरण, जैविक नमूनों अर्थात बायोलॉजिकल सैंपल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के विश्लेषण मतलब एनालिसिस करने के लिए इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो, मैं क्यों बोला आप सभी लोगों को कि एक यूनिट को मैं दो वीडियो में कवर करूंगा, केमिस्ट्री को ना, खास करके बॉटनी जूलॉजी लैंग्वेज उसका इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको पढ़ के लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो थोड़ा ज्यादा हमको समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, तो मैं आपको चाहूंगा कि एक यूनिट के लिए मैं आपको दो वीडियो प्रोवाइड करूं, ताकि आप अच्छा से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 8 वीडियो 7 वीडियो में अगर आप कवर कर लेते हैं केमिस्ट्री को, बहुत अच्छी बात होगी, राइट ना। देखो, आप केमिस्ट्री को जो सब्जेक्ट है अपना मेन, उसको तो आप 50 वीडियो देखे हैं, लेकिन देखो ये हमारा डीएसई इजी है पेपर, इनका कोई कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए 7 8 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, चलो, सभी लोग का आवाज क्लियर जा रहा है, एक बार लाइक आप जरूर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में कमेंट भी कर देना। प्रस्तावना समझ में आया, चलो समझते हैं एक बार और। एनालिटिकल केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोई भी मैटर के केमिकल कंपोनेंट, स्ट्रक्चर, क्वांटिटिव आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के हम लोग टेक्निक और मेथड का प्रयोग करते हैं। इन टेक्निक का उपयोग खाद्य चीज
औषधि मतलब मेडिसिन, और पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, और बायोलॉजिकल सैंपल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के एनालिसिस में इनका उपयोग करते हैं। ये हो गई इंट्रोडक्शन। देखते हैं आगे। विश्लेषणात्मक तकनीक का मुख्य वर्गीकरण कितने भाग बनाए गए हैं, देखते हैं। हमारे पास इसके एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है इसके कितने प्रकार बनाए गए हैं, देखते हैं। पहला है हमारे पास क्वालिटेटिव, जिसमें हम क्वालिटी को बताते हैं। देखो, यह तकनीक यह बताती है कि किसी सैंपल, कोई भी सैंपल हो सकता है, कोई भी चीज, कोई भी वाटर हो सकता है, या कोई भी चीज जो आप केमिकल को उठाते हैं उनको हम लोग सिंपल कर रहे हैं, नमूने कर रहे हैं, में कौन से तत्व या यौगिक उपस्थित है, उनके गुणों को अगर हम निर्धारित करें तो उनको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, जिसमें क्वालिटी को हम ध्यान देते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें उस सिंपल जिसको हम उठाए हैं उसमें एलिमेंट क्या है या यौगिक क्या है, उनकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। थोड़ा सा आप सभी लोग डायग्राम देख सकते हैं, इसका अलग अलग विधि से हम लोग पता लगा सकते हैं। उदाहरण है, जो सॉल्ट होते हैं उनके प्रेजेंटेशन की पहचान करना, धातुओं की उपस्थिति का पता करना इसके अंतर्गत किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी द्वारा यौगिकों की पहचान करना, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिगर में लिया हुआ है, क्रोमैटोग्राफी द्वारा कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं कोई भी क्वालिटी को, जो भी कंपाउंड होता है उनमें उसके कौन से एलिमेंट है, उनकी क्या पहचान करना है। इट मीन्स सॉल्ट की प्रेजेंटेशन को पहचान किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, और कोई भी धातु है, मेटल है, उनकी उपस्थिति को हम लोग पहचानते हैं। क्रोमैटोग्राफी द्वारा यौगिकों के क्या कहते हैं, पहचान करते हैं। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नाम से स्पष्ट है, वो क्वालिटी था, है ना, क्वालिटेटिव था, और ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। देखते हैं मात्रात्मक, इसमें मात्रा को हम ध्यान करेंगे स्टूडेंट, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पेपर आपका जबरदस्त तरीके से बनेगा। ओके, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा चीज मैं आपको समझा के दूंगा एकदम। ओके, देखो क्या होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यह टेक्निक यह डिटरमाइन करती है, मतलब निर्धारित करती है कि किसी सैंपल में किसी तत्व या यौगिक की कितनी मात्रा प्रेजेंट है। नाम से ही पता चल रहा है, जब हम उनके मात्रा को पता करते हैं तो ऐसे एनालिसिस को हम लोग कहते हैं मात्रात्मक विश्लेषण कहते हैं। बात समझ में आई क्या? ऊपर हमने पढ़ा उनके क्वालिटी के बारे में, मेटल कौन हो सकता है ना, उसके अंदर में कौन से धातु हो सकते हैं, ठीक है, और उनके गुणों को हम निर्धारित करते हैं। जैसे यहां आपने देखा उसमें सॉल्ट क्या है, मेटल क्या है, क्रोमैटोग्राफी द्वारा पहचान करते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग मात्रा को ध्यान देंगे, मात्रा को डिटरमाइन करेंगे। एक नमूने में आयरन की मात्रा कितना है, पानी में नाइट्रेट की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इन द वाटर प्रेजेंटेशन ऑफ द नाइट्रेट देयर कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसको पता लगाते हैं, मतलब ये मात्रा को बता रहे हैं। आगे समझते हैं, मात्रात्मक विश्लेषण की तकनीकों का वर्गीकरण कितने भाग में कर सकते हैं। अब ये हमारे पास मात्रात्मक जो एनालिसिस होते हैं उनको हम कितने भाग में डिवाइड करें हैं, देखते हैं। पहला है हमारे पास मात्रात्मक विश्लेषण को कई आधारों पर विभाजित कर सकते हैं, समझते हैं। देखते हैं क्या दिया यहां पर, दिया हुआ है यहां पर पारंपरिक तकनीकें, क्लासिकल मेथड। पहला है हमारे पास मौलिक विश्लेषण, इंग्लिश को ध्यान रखिएगा, ग्रेवोमेट्रिक एनालिसिस, भार के आधार पर, क्या के आधार पर, भार के आधार पर, ठीक है। और देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतन के आधार पर, मतलब हम ये दोनों को समझेंगे, वॉल्यूमेट्रिक ग्रेवोमेट्रिक, ये दोनों चीज आगे एक्सप्लेन बहुत अच्छा से होगा, जिसमें इनके भार को हम लोग एनालिसिस करते हैं और इसमें इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि एसिड बेस टाइट्रेशन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया होगा 12th क्लास में, और उसमें क्या बोलते हैं, ब्यूरेट में, ओके, और नीचे में कोनिकल फ्लास्क में कोई एसिड लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ड्रॉप वाइज हम गिराते हैं तो उसमें होने क्या लगता है पता है, पिंक कलर आने लगता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशन, और दूसरा है रेडॉक्स टाइट्रेशन, अनुमापन कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। अब ये
रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, जिसमें K-amino4 लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, और हमारे पास कोई भी एसिड होता है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट या कोई भी और एसिड लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, और उनके साथ टाइट्रेशन करते हैं, पिंक कलर आता है। इसमें हमको इंडिकेटर की नीड नहीं होती है। आगे मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करो। तीसरा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये प्रेसिपिटेशन मतलब कैसे हम समझेंगे, आगे हम देखेंगे। तो ये चीज तो हमको समझ में आ गया कि पारंपरिक जो तरीके हैं ये हमारे पास कितने प्रकार के हो गए हैं, मौलिक विश्लेषण और आयामी विश्लेषण। इंग्लिश नाम याद रखें, ग्रेवोमेट्रिक मतलब होता है वजन को बताना, भार को बताना, और वैल्यूमेट्रिक मतलब होता है उसके आयतन वैल्यूम को बताना। और इसके आधार पर ये तीन तरह से टाइट्रेशन कर सकते हैं, एसिड बेस, रेडॉक्स, और होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ओके, इतना बात क्लियर हो गई सभी लोगों को। अगला है यंत्रवत तकनीकें, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। इनमें यंत्रों की सहायता से विश्लेषण किया जाता है, मतलब हम कोई मशीन लेंगे, इंस्ट्रूमेंट लेंगे, है ना, ये अधिक सटीक होते हैं और संवेदनशील होते हैं। अर्थात दोस्तों, जब हम एनालिटिकल के माध्यम से एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो ड्रॉप जब गिराते हैं ना, रुको एक मिनट, डायग्राम होगा तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, शायद मैंने डाला था, एक मिनट, आपको याद आ जाएगा, देखेंगे तो आप सभी लोग। बहुत नीचे लग रहा है, दूसरा यूनिट आ गया। चलिए आगे नीचे दिखेगा, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ मैंने फोटो लगा नहीं पाया है उसका, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखो इसमें होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जब हम टाइट्रेशन करते हैं, जैसे आपने 12वीं में अनुमापन किया होगा, टाइट्रेशन किया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द ऑक्जेलिक एसिड, यस, है ना, KMnO4 विद द फेरस अमोनियम सल्फेट, टाइट्रेशन करते हैं। जब ड्रॉप से हम गिराते रहते हैं ना, तो हो सकता है कुछ ड्रॉप ज्यादा निकल जाए, तो हमारा जो रिजल्ट है एग्जैक्ट नहीं आता है। तो इससे हमको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो हम मशीन लेंगे, इंस्ट्रूमेंट लेंगे, जिसके माध्यम से हम जो रिजल्ट होगा उसमें हम सटीकता पाएंगे, एग्जैक्ट हमको रीडिंग मिलेगा, और साथ में संवेदनशील होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। अगला है यंत्रवत विश्लेषणात्मक तकनीकों का वर्गीकरण। यंत्रवत तकनीकों को निम्न तरह से हम बांट सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, आगे फिगर मैंने नहीं लगा पाया, अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, आप इसको सर्च मार के देख सकते हैं, ये सब महंगा महंगा चीज है ना, ठीक है, ये तो PhD लेवल और रिसर्च के लिए ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के माध्यम से, राइट नो, ठीक है। और देखते हैं यहां पर इनमें पदार्थों के विद्युतीय चुंबकीय विकिरण के साथ परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है ना। देखो इसमें पदार्थों के विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ, मतलब इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पर कोई सिंपल होता है, ठीक है, और जैसे हम लोग कोई लाइट यहाँ पर डालते हैं, तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे पास जो इसका रीडिंग होगा वो बाहर, हमारे पास जो पैरामीटर जो मिलेगा, हमारे पास जो भी इसका रीडिंग मिलेगा वो बाहर दिखाई देने लगेगा, डिस्प्ले पर शो करने लगेगा। ये चीज़ों को आप उतना नहीं सीख सकते, लेकिन बस थोड़ा नाम याद कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, अगर चाहे तो एक मिनट आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप देख सकते हैं ना, यूवी यूजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी आप देख लीजिएगा, है ना, ये तरीका है, टेक्निक है। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी है, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AA इस पर PhD में काम किया जाता है ना। NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसका पूरा नाम होता है NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये क्या क्या बताता है, साइड में लिखा है देखिए, धातुओं की सांद्रता का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। और NMR यहाँ पर मॉलिक्यूल के ढांचे की जानकारी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। और यूवी के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं, पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश के एब्जॉर्प्शन का एनालिसिस हम करते हैं, है ना। और इंफ्रारेड के द्वारा क्या करते हैं, अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा अणु की संरचना, मतलब मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किसके द्वारा बताया जाता है, IR के द्वारा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एनालिसिस किसके द्वारा किया जाता है, यूवी के द्वारा। और कोई भी मेटल की कॉन्सेंट्रेशन का पता किसके द्वारा किया जाता है, AA के द्वारा। NMR के द्वारा क्या पता किया जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल के ढांचा को हम लोग बता सकते हैं। मास के द्वारा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताता है, मास को बताता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स के
मास और उनकी स्ट्रक्चर की जानकारी हमको देता है। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होता है दूसरा हमारे पास। ये तो हो गए हमारे पास पहला, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक है यहाँ पर, ये सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। अब देखते हैं क्रोमेटोग्राफिक तकनीक, जिसको आपने ऊपर में देखा है क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पर आपने देखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई हमारे पास सिंपल होगा, इसमें लेंगे और लेने के बाद यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस आपको अभी नहीं समझ आएगा, बस थोड़ा हेडिंग हेडिंग, क्योंकि बेसिक क्लास है ना आपका, ज्यादा अंदर घुसेंगे समझ नहीं आएगा आपको। अब देखो क्रोमैटोग्राफी, मैं यहाँ पर थोड़ा से बताना चाहूंगा। क्रोमा मीन्स होता है कलर, ग्राफी मीन्स मतलब होता है उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक एक ग्राफ में हम लेते हैं, ग्राफिक मीन्स एक हमारे पास होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक पेपर होता है ना। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, कलर को, अलग अलग कलर को डालते हैं, फिर उसको एक सैंपल में डुबा के रखते हैं, जिसके माध्यम से जो कलर होता है अलग अलग मूव करने लगते हैं। तो ये होता है कलरों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल अपन करते हैं। इनका उपयोग देखो लिखा है, इनका उपयोग मिश्रणों के घटक को पृथक और विश्लेषित करने के लिए किया जाता है। कोई भी मिक्सचर होगा, उनके कंपोनेंट होगा, उनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग 4 प्रकार के क्रोमेटोग्राफी होते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, और गैस क्रोमेटोग्राफी है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC, ये होते हैं। इसको हम लोग पढ़े हैं ऊपर क्लास में, इस पर काम भी किए हैं बहुत अच्छे से। ये PhD लेवल का वर्क होता है, बहुत ये लेंदी है ना, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप हेडिंग हेडिंग को याद करो, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। 4 प्रकार के होते हैं। पेपर इस्तेमाल करेंगे तो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो लेयर होगा पतला लेंगे तो थिन हो जाएगा। गैस अगर हम इस्तेमाल करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी होगा। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, अगर हम लोग इस्तेमाल करें हाई परफॉर्मेंस के लिक्विड को अगर लेते हैं, तो उनको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होगा। क्या क्या इसके उपयोग है, रंगीन यौगिकों को पृथक्करण करना, छोटे यौगिकों को परीक्षण करना, और गैसीय वाष्पशील, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर ये लिक्विड लिखा है तो लिक्विड के लिए, गैस लिखा है तो गैस के लिए, छोटे यौगिकों के लिए ट्रीटमेंट के लिए, परीक्षण के लिए, तो इसका इस्तेमाल अपन करते हैं। अगला है इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक। क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये सभी चीज ना स्टूडेंट, हमारे पास जो मैटर होते हैं ना, उन सभी चीजों को एनालिसिस करने के लिए अपन इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं पीएच मीटर, ये घोल का पीएच मान बताने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पर पीएच मीटर है, आप चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं, ये पीएच मीटर का फिगर है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोड होता है, और ये पीएच का इलेक्ट्रोड होता है ना, और ये इसका क्या होता है, पूरा ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, और यहाँ पर कैलिब्रेशन किया जाता है, टेम्परेचर यहाँ पर रहता है, एक यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है ना, टेम्परेचर का है। ओके, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये भी होते हैं, आपका कंडक्टोमीटर होता है, ये हमारे लैब में है, ये सब चीज हम काम कराते हैं स्टूडेंट को बहुत अच्छे से, ठीक है। कंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए आपको मैं चालकता मापी एक वीडियो में पढ़ाया बहुत अच्छे से, आप जाके थ्योरी वाला पार्ट को थोड़ा देखना कि कंडक्टोमीटर क्या होते हैं और उसका इस्तेमाल अपन कैसे करते हैं, और कैसे कंडक्टेंस, मैंने इसको पूरा चित्र में दिखाया है, प्रैक्टिकली आपको दिखाया है ना, उस वीडियो को आप जाके देखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट में देखना। 7वां जो हमारा चैप्टर है ना, जो हमारा कोर्स का, उसमें आप देखना, चौथा 5वां लेक्चर है, देखना आप सभी लोग, चालकता मापी लिखा होगा, देखो इसी को कंडक्टेंस कर रहे हैं। तो पीएच मीटर के माध्यम से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी पदार्थ की, जो उनके घोल का पीएच मान को ज्ञात कर सकते हैं पीएच मीटर के द्वारा। पीएच क्या है, जिसमें अम्ल क्षार को मापने का काम करते हैं। कंडक्टोमीटर क्या है, चालकता को मापा जाता है। अब ये चालकता क्या है ना, ये सब चीज कितना, देखो चालकता का मतलब क्या समझे, कोई भी सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में कोई चीज डिजॉल्व है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो वहां पर जितना उसके जो सॉल्यूट है मूव करेगा, तो चालकता उसका उतना ज्यादा होगा। कोलराफ के नियम वगैरह में मैंने पढ़ाया है। पोटेंटियोमीटर क्या होता है, विभव को मापा जाता है, उनके कितना विभव है, पोटेंशियल कितना है, उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। उसी तरह से आपका कैलोमेट्री होते हैं और वोल्टामेट्री होते हैं, विद्युत को मापने के लिए ये सब चीज होते हैं। थर्मल विश्लेषण होते हैं, थर्मल एनालिसिस होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ताप के साथ भार
का परिवर्तन नापा जाता है। DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरोमेट्री, कैलोरोमेट्री ताप के साथ भार परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। चौथा है तकनीकों का चयन कैसे करें, तो यहाँ पर है जो हमारे पास टेक्निक है उनका सिलेक्शन कैसे करें, तो सही तरीका का चयन इस आधार पर कर सकते हैं। नमूने की सबसे पहले नेचर देखेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, तो उसके आधार पर हम करेंगे। यौगिकों की अपेक्षिक मात्रा की, उनकी क्वांटिटी कितना है उसके बेस पर, और आवश्यक संवेदनशीलता, कोई भी मेटल हमारे पास या कोई भी सैंपल कितना एक्टिव है उसके बेस पर हम टेक्निक जो होते हैं, अभी मैंने बहुत सारे टेक्निक आप लोग को बताया, यहाँ पर 5-6 टेक्निक आपको मैं यहाँ बताया, ऊपर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बताया, और यहाँ पर मैंने क्रोमेटोग्राफी भी बताया, और यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया। तो इनका हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कोई सिंपल के ऊपर कि हमारा जो सिंपल है वो कैसा है। तो सिंपल के नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सिंपल की मात्रा क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आवश्यक संवेदनशीलता अर्थात उनकी एक्टिविटी क्या है उनके ऊपर, उपलब्ध यंत्र के बेस पर, समय और लागत के आधार पर ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक एनालिसिस जो टेक्निक होता है उनका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, समझते हैं। फार्माकोक्यूटिकल उद्योग में शुद्धता की पहचान करने के लिए, परीक्षण करने के लिए इन सब टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पर्यावरण परीक्षण के लिए करते हैं, जल वायु मृदा, जैसे आप सब लोग जानते होंगे जो जल होता है उनका भी परीक्षण किया जाता है, कौन सा जल पीने योग्य है और कौन सा जल खारा है, कौन सा जल हमारे लिए जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनका परीक्षण होता है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए महत्व है। वायु का प्रदूषण का पता लगाने के लिए भी इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मृदा, मृदा हमारे पास प्रदूषित हो चुका है, मान लीजिए हमारे जो खेतों में अगर अच्छे से फसल नहीं उग रहे हैं तो हम मृदा का टेस्ट कराते हैं, मतलब सॉइल का परीक्षण कराते हैं, जिसके माध्यम से हम पर्यावरण परीक्षण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। खाद्य सुरक्षा जांच सभी लोग जानते होंगे, देखो अगर मिलावट है कोई चीज तो बीच बीच में क्या करते हैं जो अधिकारी होते हैं वो चेक करते रहते हैं कि मिलावट तो नहीं हुआ है। फोरेंसिक विज्ञान, आप CID देखे होंगे पिक्चर, उसमें देखे होंगे हमारे पास CID चलते हैं ना, जिसको हम लोग टीवी में पढ़ते हैं ना, देखते हैं ना CID, तो वहां होते हैं फोरेंसिक लैब, हमारे भी है, लेकिन आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फोरेंसिक लैब। जैसे आपके बाल भी अगर मिल जाते हैं तो उसके माध्यम से आपका जो DNA है उनका हम पता लगा सकते हैं कि आपने कत्ल किया है कि नहीं किया है। तो ये सब चीज फोरेंसिक विज्ञान में बहुत, ये सब चीजें सटीक चीज है ना, जो आप विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आप एक साइंटिस्ट खुद हैं, आप लोग खुद साइंटिस्ट है, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है कि हमको अध्ययन क्या का करना चाहिए। अगला है जैव रसायन और नैदानिक परीक्षण करने के लिए, ये सब में इसका उपयोग सीधा सीधा बायोकेमिस्ट्री में और निदान करने में। चलिए और देखते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में थोड़ा और हम यहाँ जानकारी कलेक्ट करेंगे, समझते हैं क्या दिया है। रसायन विज्ञान में किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, मात्रा की जानकारी प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख प्रकार के विश्लेषण किए जाते हैं, पहला है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटी का बताने के लिए क्वालिटेटिव, क्वांटिटी को बताने के लिए और क्वांटिटी एनालिसिस। इन दोनों का उद्देश्य पदार्थों की पहचान करना होता है और उसकी मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है, परंतु दोनों तरीके और परिणाम अलग अलग होते हैं, दोनों का जो रिजल्ट होता है अलग अलग होता है। ओके, अगला देखते हैं हमारे पास व्हाट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। नाम से ही पता चल रहा है, ऊपर भी मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से। गुणात्मक विश्लेषण क्या है, जिसमें गुणों को निर्धारित करते हैं, जैसे मैं आपको बहुत अच्छे से आगे बताने वाला हूँ। केमिस्ट्री का क्लास सबसे मजेदार और समझने का चीज लगेगा आपको। बॉटनी जूलॉजी तो आप अपने लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री की स्टूडेंट अगर हैं और अगर मेरे चैनल से अगर आप चीज़ों को समझते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। इसीलिए आप पूरा चैनल से बने और अच्छा से इनको देखते जाएं ताकि आप सभी लोग अच्छा से इनको कर पाएं। चलो देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको चांस दूंगा। देखो अगला देखते हैं, गुणात्मक विश्लेषण का उद्देश्य जानना होता है कि किसी दिए गए नमूने में, मतलब सिंपल में कौन कौन से तत्व हैं। इसको मैंने पहले ही और बताया है ना, वही चीज बार बार रिपीट होगा, लेकिन आपके दिमाग में एकदम एकदम लगा ही लेना है कि गुणात्मक मतलब गुणों को बताने के लिए कि उसमें तत्व कौन कौन से हैं, आयन या यौगिक उपस्थित है कि नहीं है उसको बताने के लिए। इसमें पदार्थों की पहचान की जाती है,
ना कि उसकी मात्रा। सही बात है भाई, यहाँ ऑलरेडी कह रहा है कि गुणों को बताया जाता है, ना कि उनके मात्रा को बताया जाता है। तो यहाँ पर हम इसके गुणों को निर्धारित करते हैं, बताते हैं। उदाहरण है, यह पता लगाना कि किसी नमूने में आयरन तत्व मौजूद है या नहीं, किसी द्रव में क्लोराइड आयन की उपस्थिति की जांच। ये सब इसके क्या है, क्वालिटी है, कुछ विशेषता है। केवल उपस्थित या अनुपस्थिति बताता है, ये केवल उपस्थित है कि नहीं है उसको बस बताता है। दृष्टि, परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गंध और तल छट बनना जैसे संकेतों पर आधारित होता है कि उनका बनावट कैसा है ना। मतलब तल छट कहने का मतलब क्या है, उनका तल कैसा है, उनका सरफेस कैसा है, इनको बताने के लिए। प्रयोगशाला में सरल उपकरणों से किया जा सकता है, बिल्कुल। परिणाम तुलनात्मक रूप से होते हैं, संख्यात्मक रूप से नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास गुणात्मक विश्लेषण विधि क्या है। पहला है केमिकल टेस्ट। पहला क्या है स्टूडेंट, केमिकल टेस्ट है हमारे पास, ओके। तो वही चीज आ जाएगा हमारे पास, रंग परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, तलछट बनना आदि के आधार पर तत्वों या यौगिकों की पहचान की जाती है। पहला है सॉल्ट का एनालिसिस। कैसे करेंगे, केटायनिक परीक्षण, एनायनिक परीक्षण। देखो केटायन कौन होते हैं, जो धातु होते हैं वो केटायन होते हैं। एनायन में क्या होते हैं हमारे पास, अधातु होते हैं, गैर धात्विक आयन होते हैं। तो आपने किया होगा अभी फर्स्ट ईयर में ज्वाला परीक्षण किए होंगे आप सभी लोग, फ्लेम टेस्ट किए होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फिगर में बताने की कोशिश किया है कि कौन से जो मेटल होते हैं कौन से कलर देते हैं। जैसे कि सोडियम पीला ज्वाला देते हैं, पोटेशियम बैगनी ज्वाला देते हैं, ठीक है। चलो मैं थोड़ा से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो जरा सभी लोग, ये देखो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जो सोडियम है वो येलो कलर दिखाता है। जैसे आप नमक को आपके घर में, ये सब मैंने एक्सपेरिमेंट पर कराया है, अगर आप चाहें ना तो मेरे यूट्यूब चैनल में जा करके सारे एक्सपेरिमेंट डला हुआ है, जाके आप मजे के साथ देख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सोडियम है, नमक है, NaCl। जैसे हमारे घर में जो आग जलते रहते हैं ना बर्नर, गैस सिलेंडर में, तो वहां पर आप नमक को थोड़ा से चम्मच में लेकर के डाल के देखना, ऐसे कलर जलने लगेगा। और पोटेशियम को कह रहे हैं बैगनी कलर, ये देखिए बैगनी कलर। तो ये अलग अलग कलर को यहाँ पर बताया हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। कैल्शियम का कलर है, स्ट्रांसियम, बेरिलियम, कापर, और ये सब चीज इसका कलर है, जिसको मैंने थोड़ा से आप लोगों को दिखाया है ताकि आप ज्यादा समझ सकें, ठीक है। चलो और देखते हैं हम लोग क्रोमैटोग्राफी। चौथा है हमारे पास, देखो क्या क्या हम केमिकल परीक्षण करते हैं। तो पहला है ज्वाला परीक्षण करते हैं, ये तो रंग वगैरह हो गया ना। दूसरा है हमारे पास लवण का परीक्षण करते हैं। तीसरा है ज्वाला परीक्षण करते हैं। चौथा है क्रोमैटोग्राफी। रंगीन यौगिकों की पहचान के लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास क्वालिटी का हम बात किए, अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव, उनके क्वांटिटी को बताते हैं। मात्रात्मक विश्लेषण क्या है, व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। मात्रात्मक विश्लेषण का उद्देश्य यह जानना होता है कि किसी दिए गए नमूने में या सैंपल में किसी विशेष तत्व या यौगिक की कितनी मात्रा प्रेजेंट है। इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जल में नमूने, जल के सैंपल में कैल्शियम आयन, इसका कौन सा चार्ज होता है, कैल्शियम 2+ आयन की जो मात्रा है, कितनी मात्रा है ये हम जान सकते हैं। खाद्य पदार्थ में जो शर्करा है, शुगर है, उनकी परसेंटेज की मात्रा हम लोग माप सकते हैं, मात्रा बताने के लिए। मात्रात्मक एनालिसिस की विधियां क्या है, हमने देखा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ऑलरेडी आपने देखा टाइट्रेशन, आमतौर पर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये चीजों को आपने देखा है। ग्रेवोमेट्रिक एनालिसिस है, किसी यौगिक का भार मापकर उसका विश्लेषण किया जाता है, जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। गुणात्मक जो हमारे पास एनालिसिस होते हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर कौन से तत्व उपस्थित है, उनका उद्देश्य, कितना तत्व या यौगिक उपस्थित है, ये देखो ये बताता है। ये दोनों में अंतर बता रहे हैं कि इसमें इसमें क्या अंतर है। अभी आपने देखा ना भाई, हम यहाँ गुण को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम मात्रा देखेंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या उसके ज्वाला परीक्षण करेंगे, यहाँ पर टाइट्रेशन किया जाता है, ये सब चीज है। दोनों विश्लेषणों का महत्व क्या है समझते हैं। औषधि उद्योग औषधियों की शुद्धता का, मात्रा का पहचान करना, निरीक्षण या उनका डिटर्मिनेशन करना, जल परीक्षण करना, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण, फोरेंसिक, ये सब आपने ऊपर देखा है।
हो गया इतना? ठीक। थोड़ा सा एक मिनट, कितना मैं देख लेता हूँ थोड़ा से। क्या है, एक वीडियो में अगर कवर ना हो तो मैं सोच रहा हूँ आपको दो वीडियो में कंप्लीट करके दूं। ठीक, लेकिन नो डाउट हमारे एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे, सभी लोग याद रखना। ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो 20-22 पेज हो गया। बहुत ज्यादा है नहीं? ओ, ये तो वे एक वीडियो क्या दो वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है इसको। अरे बाप रे, इतना सारा दिया हुआ है, ज्यादा ही समझा दे रहा हूँ। चलो थोड़ा फटाफट समझाता हूँ इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 वीडियो में अगर बने कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेंगे छोटा छोटा वीडियो। चलो वही वही चीज जो दिया हुआ है उसको हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं। यहीं पर आए हैं। चलो देखते हैं, क्लासिफिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल मेथड। देखते हैं, रासायनिक विश्लेषण विज्ञान का वह क्षेत्र है जहां किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। विश्लेषा विश्लेषणात्मक रसायन को मुख्य दो श्रेणी में बांटे हैं, जिसको आपने पढ़ा है, ट्रेडिशनल, और दूसरा है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल। इंग्लिश नाम याद रखें। इस लेख में हम पहले विश्लेषणात्मक विधियों का वर्गीकरण समझेंगे और फिर यंत्रों द्वारा की जाने वाली आधुनिक तकनीकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारे पास अगला है जो एनालिटिकल टेक्निक है। आप इंग्लिश वर्ड ज़्यादा अच्छा से पढ़ पाएंगे, है ना? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक, मुख्य रूप से एनालिटिकल जो टेक्निक होते हैं दो प्रकार से होते हैं। आपने अभी देखा कुछ देर पहले, गुणात्मक और पहला क्या है, मात्रात्मक। पहला गुणात्मक, दूसरा क्या है, मात्रात्मक। ऑलरेडी आपने देख लिया है, वही वही चीजें इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अलग अलग प्रश्न पूछने का तरीका है। वर्गीकरण पूछेगा, कहीं उनका और कुछ पूछेगा, तो वही सब चीज हम डाल देंगे। यहाँ पर भी वही चीज आ गया जिसको आपने ऊपर देखा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा एकदम। देखो अगला है हमारे पास, व्हाट आर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ये सब टॉपिक है ना, आप देखिएगा, टॉपिक है ये। जब रासायनिक विश्लेषण के लिए मतलब केमिकल एनालिसिस के लिए वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उसे यंत्रवत विश्लेषण कहा जाता है। यह विधियां अत्यंत सटीक, संवेदनशील और तीव्र होते हैं। ये देखो, हाई सेंसिटिव होते हैं, रैपिड एनालिसिस होते हैं मतलब तीव्र विश्लेषण, कम मात्रा में नमूने की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर आधारित परिणाम होते हैं और ये ऑटोमेटिक होते हैं। अगला है हमारे पास चौथा है यंत्रवत विश्लेषण विधियों का वर्गीकरण। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जिसमें आप सभी बच्चों ने इसको देखा है पूरा इतना। ठीक है, वही चीज फोटोकॉपी हो गया। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, ये सब आपने फिर देखा, दोबारा वही चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक, ये टेक्निक का अलग अलग टाइप है, थर्मल टेक्निक, सब वही आ गया फिर, है ना? और यंत्रवत विधियों के लाभ क्या है, अब इसके लाभ को हम, नया चीज है इसके लिए, है ना? बहुत कम मात्रा में नमूनों की आवश्यकता होती है, समय की बचत होती है, अत्यधिक संवेदनशील एवं सटीकता होती है। सटीकता मीन्स जल्दी वो रिजल्ट दे देगा एकदम फटाक से। परिणामों को डिजिटल रूप से प्राप्त किया जा सकता है, स्वचालित विश्लेषण की सुविधा होती है। अगला है, या इसके उपयोग क्या क्या में है, देख सकते हैं, औषधि उद्योग, पर्यावरणीय, फिर वही चीज आ गया, लेकिन अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। और देखते हैं हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस एंड द एनालिटिकल मेथड क्या है। देखते हैं, विश्लेषणात्मक विधियों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। नमूने की नेचर, अर्थात नेचर ऑफ द सैंपल, हमारा जो सैंपल है वो कैसा है, नमूना ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। इसके आधार पर विधि का चयन किया जाता है। यदि नमूना रंगीन है तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज करेंगे। गैस नमूने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपने ऊपर ऑलरेडी देखा है। तो बच्चों देखो, खास करके ये जो हमारा पार्ट है ना, पूरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरा सिंपल हम कैसे लेंगे भाई, इसीलिए कर रहे हैं ना। जो बच्चे रिसर्च में जाएंगे, साइंटिस्ट में जाएंगे, वो बच्चे पहले से पढ़ के रखें। हम तो कभी अपने जीवन में इस तरह से नहीं पढ़े, ये सब कब पढ़े, बाद में पढ़े, एमएससी करें तो पढ़े, पीएचडी का काम करते करते हम ये सब चीज पढ़े हैं, राइट ना? तो पहले हम लोग ये सब चीज नहीं पढ़े थे। बीएससी लेवल में कुछ नहीं समझते थे, बीएससी लेवल में मतलब ये सब था ही नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा डबल एस, ये दुनिया भर का स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ नहीं था, लेकिन आपको मौका मिल रहा है, अच्छे से आप कर लेंगे। कंपोनेंट
ऑफ एनालाइट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट, घटक की मात्रा। यदि किसी तत्व की मात्रा बहुत कम है ना, अर्थात पीपीबी में है या पीपीटी में है, स्तर पर है, मतलब एकदम कम मात्रा पर है, तो सामान्यतः विधियां उपयुक्त नहीं होते, है ना। जैसे कि हम किलोग्राम, ग्राम ये सब मापते हैं ना, वैसे हमारे पास होता है पीपीबी होता है, अपीपीटी होता है। ऐसे मामलों में उच्च संवेदनशीलता वाली तकनीक जैसे कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाम से ही पता चल रहा है, एटॉमिक मतलब एटम, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन होगा। अगर कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल पर बात कर रहा है, इसमें थोड़ा डायग्राम नहीं बन रहा है, अगर हमारे पास कोई भी एटम है, एटम का है ना, तो किसी भी, ये मान लीजिए एटम है, इस पर हम एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं कोई भी लाइट का, तो कुछ लाइट को एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो उसका रीडिंग देना रहेगा, रिजल्ट देना रहेगा, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब दिखता है तब उनको हम लोग कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटम पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, परमाणु पर हमारा अवशोषण हो रहा है। क्लियर हो? ठीक। आवश्यक सटीकता और शुद्धता, हमारे पास एक शुद्धता आती है, तो उसके लिए कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे? यदि कुछ अधिक सटीक परिणाम चाहिए, जैसे कि औषधि के एनालिसिस में, तो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक आवश्यक होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बातें लिखे गए हैं जी, मजा आ जा रहा है एकदम। सामान्य औद्योगिक उपयोग के लिए थोड़ा कम सटीक परिणाम भी स्वीकार हो सकता है। समय की उपलब्धता, यदि विश्लेषणात्मक को तेजी से करना है तो स्वचालित यंत्रवत विधियां उपयोग होती हैं। उदाहरण है एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें कोई लाइट को हम लोग किसी भी सैंपल पर इंटर कराएंगे। धीमी प्रक्रिया जैसे कि ग्राविमेट्रिक एनालिसिस समय समय ले सकती हैं। लागत है, कॉस्ट देखें, कॉस्ट मेथड, प्रत्येक विश्लेषण विधियों की लागत अलग होती है। पारंपरिक विधियां कम लागत पर अधिक समय लगता है, और वाद्य यंत्रवत विधियां तेज पर महंगी होती है, ये ज़्यादा तेज पर महंगा होगा। यदि बजट सीमित है तो साधारण रासायनिक परीक्षण उपयुक्त हो सकते हैं। छठवा है उपलब्ध यंत्र और उपकरण क्या है? यदि प्रयोगशाला में विशेष यंत्र जैसे कि जी सी एम एस डबल एस एफ टी आई आर उपलब्ध नहीं है तो उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रयोगकर्ता की विशेषज्ञता, स्किल इनका कैसा होना चाहिए? कुछ तकनीक जैसे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनएमआर विशेष परीक्षण की मांग करती है। ठीक है। विधियों की मान्यता और वैधता, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं। औषधि, खाद्य और पर्यावरण क्षेत्र में विश्लेषण के लिए केवल वही विधियां मान्य होती है जिन्हें इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसी ने स्वीकार किया हुआ है, जैसे कि WHO, ये कुछ दिया हुआ है हमारे पास मान्यता एजेंसी, नेशनल और इंटरनेशनल। नमूने की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ द सैंपल, यदि नमूना अस्थिर है, यदि नमूना क्या है हमारे पास अस्थिर है, तो जल्दी विघटित हो सकती हैं, तो त्वरित विश्लेषण विधि अपनाई जानी चाहिए। जैसे कि बायोलॉजिकल सैंपल जल्दी खराब हो सकते हैं, तो उन्हें तुरंत ही एचपीएलसी या यूवी के द्वारा जांच करना उपयुक्त होता है। अगला है हमारे पास दोस्तों पर्यावरणीय और सुरक्षा कारक, इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी फैक्टर। कुछ विधियों में खतरनाक रसायनों का उपयोग होता है, जैसे कि अम्ल, विषैले गैस आदि। यदि सुरक्षा के साथ कम है तो कम खतरनाक और पर्यावरण अनुकूलन विधियां अपनाई जाती हैं। अगला हमारे पास जो वीडियो आएगा दोस्तों, रासायनिक विश्लेषण में त्रुटियां, एरर इन केमिकल एनालिसिस, इस पर हम बात करेंगे। ये पार्ट दूसरा करके आपको देखने के लिए मिलेगा, तो दो पार्ट में मैं आपको कंप्लीट करके कोशिश करूंगा, दे दूंगा। ठीक है, तो एक पार्ट में आपने इनका जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से समझा है स्टूडेंट। आई होप मैं समझाते जा रहा हूं, बताते जा रहा हूं, तो आप इसके लिए संज्ञान हो पा रहे होंगे, माइंड कर पा रहे होंगे कि हमको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। पहला यूनिट का दूसरा हमारे पास पार्ट देखने के लिए मिलेगा केमिस्ट्री का डीएससी का। ओके, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट कर देना, चैनल में नया आए हैं चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।